जी हां, संभल हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है और ये गिरफ्तारी बहुत अहम मानी जा रही है। फरहत नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया है और सोशल मीडिया पर दरअसल इसी ने पहले भड़काऊ वीडियो वायरल किया। हिंसा मामले में अब तक 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये फरहत ही आरोपी था जो भीड़ की अगुवाई कर रहा था और पुलिस पर पत्थर फेंक रहा था। रविवार को संभल में हिंसा हुई थी और हिंसा मामले में अब नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। हिंसा के गुनहगारों के चेहरे से पर्दा लगातार उठ रहा है। पुलिस ने बुधवार को 100 पत्थरबाजों के पोस्टर जारी किए। इनमें ज्यादातर आरोपी हाथ में पत्थर लिए हैं, मुंह बांधे हुए हैं, सभी के चेहरों पर नकाब दिख रहा है। अभी और वीडियो, सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज की जांच की जा रही है। कई वीडियो सामने आए हैं। आगे भी पोस्टर जारी किए जाएंगे, साथ ही सड़कों पर पोस्टर और होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे। पुलिस ने अब तक 4 महिलाओं समेत, जी हां, महिलाएं भी इसमें शामिल थीं, 4 महिलाओं समेत 28 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी फरहत की गिरफ्तारी भी की है। फरहत पर आरोप यह है कि हिंसा के दौरान वीडियो बनाकर इसने पोस्ट किया था। संभल पुलिस ने दीपा सराय इलाके का एक फुटेज भी जारी किया है जिसमें एक महिला छत से पत्थर फेंकती हुई नजर आ रही है। पुलिस अब महिला की तलाश कर रही है। और यूपी के संभल में हुई हिंसा और बवाल में कई उपद्रवियों की तस्वीरें सामने आई हैं। चुन चुनकर उपद्रवियों को पहचाना जा रहा है और फिर उसके बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार करेगी। एक वीडियो में दिख रहा है, ये देखिए वीडियो देखिए, एक महिला छत पर चढ़ी हुई है और लगातार हाथ में उसके पत्थर हैं, पत्थर उठा रही है और पत्थर फेंक रही है। ताबड़तोड़ पत्थर फेंकते हुए ये वीडियो कैद हो गया। इस वीडियो में देखा जा पा रहा है कि कैसे महिलाएं भी इस हिंसा करने में शामिल थी और छत से पत्थर फेंक रही थी। महिला छत से पुलिस पर पथराव कर रही थी। पुलिस इस वीडियो के आधार पर ही अब पत्थरबाज महिला की तलाश कर रही है पुलिस। और ये वीडियो मस्जिद के पास का है, जिस जामा मस्जिद के बाहर जो दंगा हुआ, इस तरह से पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, वहीं का ही आसपास का वीडियो है। मस्जिद के पास का एक इलाका है हिंदू खेड़ा, इसी जगह पर, इसी घर की छत पर ये महिला मौजूद थी। आपको बता दें कि पत्थरबाजी की घटना के बाद से यहाँ के सभी घरों पर ताला लटका हुआ है। पत्थरबाजी के बाद से सभी महिलाएं परिवार समेत फरार हैं। इसी इलाके की 3 पत्थरबाज महिलाओं की पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। और संभल हिंसा से जुड़ा एक और अपडेट है। घटनास्थल से 41 खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस फॉरेंसिक टीम ने बरामद किए हैं 41 कारतूस। हिंसा के दौरान 41 राउंड फायरिंग हुई थी। 12, 32 और 315 बोर के 41 खाली कारतूस बरामद हुए। तो इसी से समझा जा सकता है कि किस तरह की साजिश थी। 12, 32 और 315 या फिर 41 जो खाली कारतूस मिले, ये हथियार हैं जो बरामद हुए उपद्रवियों के पास से और पूरी तरह से संभल को दहलाने की एक तरह से साजिश थी। यहाँ पर पूरी प्लानिंग थी। जो हथियार बरामद हुए हैं उपद्रवियों से, वो पुलिस ने डिस्प्ले में लगाए हैं। फॉरेंसिक्स अपना काम कर रही है। फॉरेंसिक्स ने भी कई सबूत जुटाने की कोशिश की है और जो जानकारी निकल कर आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। 41 खाली कारतूस बरामद होना। हिंसा के दौरान यानी संभल में 41 राउंड फायरिंग हुई और इसके सबूत अब सामने आ चुके हैं। इन खाली कारतूसों के जरिए पता लग पा रहा है फॉरेंसिक को कि कितने कारतूस का इस्तेमाल हुआ, कितने राउंड फायरिंग हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो हथियार बरामद किए गए हैं उपद्रवियों के पास से, आरोपियों के पास से, वो हथियार पुलिस दिखा रही है और ये हथियार इनके पास थे, उपद्रवियों के पास थे। कहां से आए ये हथियार, कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन है मास्टरमाइंड, किसने भड़काया, किसने उकसाया, ये सब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन ये आप देख रहे हैं जो गन्स हैं, जो पिस्टल बरामद हुई हैं, वो उसे डिस्प्ले में रखा गया है पुलिस के जरिए, ये दिखाने के लिए कि उपद्रवियों की साजिश क्या थी। और इन हथियारों के बारे में और ज्यादा जानकारी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो दे रहे हैं। जितेंद्र, ये जो हथियार इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये उपद्रवियों के पास से बरामद इन हथियारों के बारे में पुलिस ने क्या क्या बताया है? बिल्कुल, देखिए 3 समंचे बरामद हुए। इसके अलावा जो आप गोलियां देख रहे हैं, जो छोटे वाले रैपर है, वो दरअसल
पुलिस की जो गोलियां लूटी गई थी दंगइयों के द्वारा, वो है जो कि पुलिस ने वापस बरामद किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 तमंचे भी दंगइयों से बरामद किए गए हैं, उनकी निशानदेही पर बरामद किए गए हैं। जांच के दौरान पता चला कि 41 राउंड फायरिंग की गई थी दंगइयों द्वारा और इनमें से 12 बोर के तमंचे के 21 खोखे बरामद हुए मौके से, 32 बोर के तमंचे के तकरीबन इसी तरीके से 11 खोखे और 315 बोर के तमंचे के 9 खोखे बरामद हुए हैं। तो के तमंचे के 9 खोखे बरामद हुए हैं। तो कुल 41 राउंड फायरिंग की गई, 3 तमंचे अब तक बरामद हो चुके हैं और पुलिस से लूटी गई जो गोलियां थी वो भी बरामद की जा चुकी हैं। तो लगातार पुलिस इस बात को कह रही थी कि दरअसल फायरिंग की जा रही थी दंगइयों के द्वारा हिंसा के दौरान, और जो 3 लोग मारे गए हैं इस हिंसा के दौरान, वो आपस में ही दंगइयों की गोलियां एक दूसरे को लगी है। जी, तो अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुख करेंगे अरविंद केजरीवाल का। दुकान पे 2 मोटरसाइकिल पे सवार आए, उन्होंने गोलियां चलाई और वो भाग गए। कल मैं उनसे मिलने के लिए गया था बस, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे उनकी दुकान तक नहीं जाने दिया, रास्ते में रोक लिया, रास्ते से वापस आना पड़ा मुझे। रोशन लाल जी ने अपना बेटा भेजा मुझे, मैं गाड़ी में बैठे बैठे मैंने उनके बेटे से मुलाकात की। मेरे को रोकने से क्या होगा? मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोकिए, क्राइम को रोकिए, अपराध को रोकिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। केजरीवाल को रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आज आप अपना काम ठीक से कर लेते तो आपको केजरीवाल को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, केजरीवाल को नांगलोई जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? और ये एक, मैंने कई बिजनेसमैन से बात की, ट्रेंड बन गया है। पिछले 1 साल में रिकॉर्डेड 160 एक्सटॉर्शन की कॉल्स आई हैं। जिन लोगों ने, जब एक्सटॉर्शन की कॉल आती है किसी के पास, तो वो कहते हैं इतने इतने पैसे दे दे, नहीं तो तेरे फलाने को, घर के आदमी को मार देंगे, इसको किडनैप कर लेंगे। और अगर पुलिस को बताया तो देख लेना। 70-80% लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करते पुलिस में, बताते ही नहीं है पुलिस को, डर के मारे, और वो पैसे दे देते हैं ताकि उनको सुरक्षित रहें। तो 160 कॉल तो पुलिस के रिकॉर्ड में है, पता नहीं कितनी कॉल्स ऐसी हैं जो लोगों को आ रही हैं और लोग बता नहीं रहे। तो हर रोज पता नहीं कितनी एक्सटॉर्शन कॉल्स दिल्ली के अंदर आ रही हैं। और ये एक्सटॉर्शन कॉल्स क्या हैं? एक व्यापारी को विदेश के नंबर से एक्सटॉर्शन कॉल आती है, उसको कहा जाता है कि इतने पैसे दे दे, नहीं तो तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर वो नहीं सुनता तो थोड़े दिन के बाद फिर उसके दिखाने के लिए कि वो असुरक्षित है, उसकी दुकान के ऊपर कोई मोटरसाइकिल पे शूट आउट करने के लिए, गोली चलाने के लिए 2 लोगों को भेज दिया जाता है ताकि वो डर के मारे पैसे दे दे। ये इतनी आम बात हो गई है कि दिल्ली से बिजनेसमैन दिल्ली छोड़ के आस पड़ोस के राज्यों में जा रहे हैं। बिजनेस करना दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा गुनाह बनता जा रहा है। महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनकी किडनैपिंग करके उनको रेप कर दिया जाता है, उनको मर्डर कर दिया जाता है। ईव टीजिंग की, मनचलों की घटनाएं मेट्रो के अंदर और बस के अंदर सफर करना दूभर होता जा रहा है। और ये सारी घटनाएं घट रही हैं अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के अंदर। अमित शाह जी जो कि देश के गृह मंत्री हैं, दिल्ली सीधे उनके अंडर में आती है, दिल्ली की कानून व्यवस्था उनको मेंटेन करनी है। वो अपने घर के 20 किलोमीटर के दायरे को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तो फिर वो कैसे देश चलाएंगे, कैसे देश के अंदर कानून व्यवस्था लागू करेंगे? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। 23 नवंबर को गोविंदपुरी में किरणपाल नाम की पुलिस कांस्टेबल, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, जिन्हें हमें सुरक्षा देनी है वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। किरणपाल नाम की, पुरुष है, किरणपाल नाम के 28 साल के पुलिस कांस्टेबल की चाकू गोद के हत्या कर दी गई, और ये महज अमित शाह जी के घर से 13 किलोमीटर दूर हुआ। 31 अक्टूबर को फर्श बाजार, वहां पे गैंग वॉर में 2 लोगों की मौत हो गई दिवाली वाली रात को, और ये महज 14.5 किलोमीटर, अमित शाह जी के घर से 14.5 किलोमीटर दूर हुआ। 21 अक्टूबर को करोल बाग में एक महिला को किडनैप करके रेप कर दिया गया, अमित शाह जी के घर से महज 9 किलोमीटर की दूरी पे। 14 सितंबर को ग्रेटर कैलाश में 35 साल के एक जिम के मालिक को
गोली मार के 2 मोटरसाइकिल वालों ने गोली मार के उसके मर्डर कर दिया। महज 9.5 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से दूरी है उनकी। अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये हो क्या रहा है? क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? और दिल्ली के लोग अब सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? तो बड़ा विवाद है अब ये कि अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर होने का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। अजमेर शरीफ की दरगाह क्या प्राचीन शिव मंदिर था? इसे लेकर कोर्ट में दरअसल याचिका को स्वीकार कर लिया गया। कोर्ट ने याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है, लेकिन इस दावे का आधार आखिर है क्या? हिंदू और मुसलमान पक्षों के तर्क क्या क्या हैं? इस पर हमने आपके लिए कुछ ऐतिहासिक तथ्यों वाली फैक्ट फाइल भी तैयार की है। आज आपको यही फैक्ट फाइल दिखाएंगे। तो बता दें आपको कि अजमेर पर संभल के सांसद का बयान आ गया है सामने। ऐसी याचिकाओं पर रोक लगाए सुप्रीम कोर्ट, तत्काल रोक लगाए, ये कहना है संभल के सांसद का। याचिका दाखिल करने वालों पर एक्शन हो, जियाउर रहमान बर्क की तरफ से कहा गया। अजमेर में सैकड़ों सालों से दरगाह है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब हमारे साथ हैं। सर, अब अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसके नीचे भी एक शिव मंदिर था, ऐसा करके एक याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने उसको स्वीकार करते हुए नोटिस भी जारी कर दिया। मुझे अफसोस है कि इस प्रकार की याचिकाएं जो दायर की जा रही हैं ये एकदम गलत है और जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, जिसमें कि साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी धार्मिक स्थल के साथ में किसी प्रकार का तब्दीली नहीं की जाएगी। और क्या हो रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, मुझे कि कभी ज्ञानवापी, कभी मथुरा, कभी आगरा पहुंच जाते हैं, कभी शाही जामा मस्जिद, और अब उसी की तर्ज पर ये वहाँ पहुंच रहा है। अरे वो दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की, अब वो वहाँ के जहाँ पर सैकड़ों सालों से आबाद है और उस जगह पर किसी प्रकार कहीं किसी दूसरी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। लेकिन अफसोस है कि ये लोग कानून का उल्लंघन करते हुए वहाँ पर कर रहे हैं। वहाँ पर लोग चाहते हैं और उसको साथ इस प्रकार की याचिका डालना बेहद ही शर्मनाक घटना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मैं चाहता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन चीज़ों का संज्ञान लेकर तुरंत रोक लगाए जो इस प्रकार की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। याचिकाकर्ता कह रहा है कि मैंने तो तथ्य रखा था, कोर्ट ने स्वीकार किया, नोटिस जारी किया है। मैं इसलिए सब अब जो कानून बना है वो भी तो पार्लियामेंट ने बनाया है, उस पर जो बाद में मोहर लगाई है वो 5 बेंच ही सुप्रीम कोर्ट की ने लगाई थी। तो 1991 का जो कानून है जो सुप्रीम पार्लियामेंट ने पास किया था, फिर उसका क्या औचित्य बनता है? इस टाइप की याचिकाएं दायर ही नहीं होनी चाहिए और मेरी मांग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें संज्ञान लेकर के तुरंत इस पर रोक लगाए। जो इस प्रदेश और देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं और जो इस कानून और संविधान को दरकिनार करना चाह रहे हैं, जो इस प्रकार की याचिका डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आपने सुना और याचिका स्वीकार करने के बाद याचिकाकर्ता इस मामले में और अंजुमन कमेटी के सदस्यों का क्या कुछ कहना है अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर जो ये मामला सामने आया, आपको सुनवाते हैं। हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है, हमने पूरी तरीके से इस पे नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में, हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग, उनसे राय शुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। तो दोनों पक्षों को आपने सुन लिया। अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे विवाद पर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का क्या कुछ कहना है। हमने बड़े बड़े दौर देखे यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा। तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है, सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें देश हित में नहीं है।
अजमेर विवाद पर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है रामगोपाल यादव ने उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आपको उनका स्टेटमेंट सुनाते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने अजमेर दरगाह पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन हमारे साथ हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे शिव मंदिर था, ये याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया और नोटिस जारी किया। ये सही है? देखिए, माननीय कोर्ट ने इसको केंद्र की तरफ सब इंफॉर्मेशन भेजी है और जांच का विषय है। जैसे अगर वहां पर वो ऐसी कोई बात है, अगर उनके तथ्य निकलते हैं और जांच पर होता है तो फिर उसको बात को आगे बढ़ाई जाएगी। अगर तो ये तो सत्य था कि जब मुगल आए थे और खासकर जब औरंगजेब के दौर में बहुत सारी जगहों पर इस तरह से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद या दरगाह का निर्माण हुआ था। लेकिन ये जांच का विषय है और माननीय कोर्ट के आदेश के सामने हम लोगों को ज्यादा अपनी टिप्पणी न रखें तो बेहतर है। तो ये मामला सियासी करवट ले चुका है और लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस बीच अजमेर विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और संघ पर हमला बोला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया आ गई है इस विवाद पर। अजमेर विवाद पर अब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि नफरत पैदा क्यों की जा रही है। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाके कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? तो ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ और डिटेल में आपको खबर बताते हैं कि दावा क्या है, क्योंकि ख्वाजा की दरगाह या फिर शिव का मंदिर, दावे क्या है ये आपको बताते हैं। देखिए खबर क्या है, दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका दरअसल कोर्ट में एक्सेप्ट कर ली गई है, मंजूर कर ली गई। दूसरी बड़ी बात, अजमेर सिविल कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका दरअसल लगाई थी, दावा किया कि दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को उसके बाद कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। पांचवी बड़ी बात, मामले में अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी, सबकी नजरें इस पर होंगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्षकारों की तरफ से। बनावट और शिव मंदिर के प्रमाण के संबंध में भी सबूत जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये 38 पेज की याचिका है। दरगाह परिसर की एएसआई से सर्वे कराने की अपील भी की गई है और धार की भोजशाला, बनारस और अन्य जगहों के उदाहरण एग्जाम्पल दिए गए कोर्ट में। दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकार भी इसमें बनाए गए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कमेटी क्षेत्र में निर्माण को अवैध बताते हुए कब्जा हटाने की मांग भी की गई है। मंदिर में पूजा अर्चना का अधिकार दिलाने की मांग भी की गई है। और पूर्व जज हरबिलास शारदा की किताब का दरअसल जिक्र किया गया है सबूतों में, जब कोर्ट में दलीलें रखी गई। किताब का नाम अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम है और इसी किताब का हवाला दिया गया। 1911 में लिखी गई दरअसल इस किताब का हवाला दिया गया और 75 फीट ऊंचे दरवाजे में मंदिर के अंश की बात कही गई है, जो सबूतों में भी कहा गया। एक तहखाना है या गर्भगृह है जिसमें शिवलिंग होना बताया गया है, दावा किया गया है। किताब के मुताबिक ब्राह्मण परिवार पूजा अर्चना करता था, हिंदू पक्ष का ये दावा है। और दावे का आधार क्या है ये दरअसल हम आपको बता रहे हैं।
तो ये पूरी डिटेल सामने आई है कि हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ किया गया, क्या कुछ कहा गया, दावा क्या किया गया। अब आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत का जनवरी 2022 का बयान सुनवाते हैं, जब उन्होंने ऐसे ही विवादों पर यह कहा था, हर मस्जिद में शिव मंदिर ढूंढने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं। तो मोहन भागवत का पुराना बयान हमने आपको सुनवाया 2022 का। अब हम इस खबर पर एक ऐतिहासिक तथ्यों वाली फाइल आपके सामने खोलते हैं। हिंदू सेना ने अपनी याचिका में अजमेर के शिक्षाविद हरबिलास शारदा की एक किताब का जिक्र किया है। आज हमने उसके बारे में काफी रिसर्च किया और इस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब को पढ़ते वक्त हमें इस चैप्टर में मिला जो 8वां अध्याय है और इसका नाम है दरगाह ख्वाजा साहिब। इस चैप्टर के पेज नंबर 93, 93 और पेज नंबर 96, 96 में जो कुछ लिखा है उसे बहुत ध्यान से सुनिए। हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव के पेज नंबर 93 में ये लिखा गया है कि दरगाह शरीफ परिसर में मौजूद बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत के अवशेषों से बना है, जबकि इसमें आगे ये भी लिखा है कि दरगाह की छतरी की बनावट और उसके पत्थर हिंदू धर्म की ओर इशारा करते हैं। इन्हीं तथ्यों का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की ओर से ये भी बात कही गई कि इसके अलावा इस किताब के पेज नंबर 96, 96 पर यह लिखा गया है कि दरगाह परिसर में मौजूद दरवाजा और बाकी परिसर का निर्माण हिंदू बिल्डिंग से किया गया। इसी पेज पर दावा यह भी है कि दरगाह का निर्माण इस्लामिक काल के हिंदू मंदिरों के अवशेषों से किया गया है। इसी किताब का हवाला हिंदू पक्ष ने दिया है। अब अजमेर दरगाह विवाद टाइमलाइन आपको समझाते हैं कि हुआ क्या। 25 सितंबर सीजीएम कोर्ट में दरअसल याचिका हुई। 4 अक्टूबर याचिका ट्रांसफर की अपील हुई। 5 नवंबर वादी को धमकी भी मिली इस मामले में। 25 नवंबर अजमेर नगर पश्चिम अदालत में याचिका हुई और 27 नवंबर याचिका स्वीकार कर ली गई। 3 पक्षों को इस मामले में कोर्ट ने नोटिस भेजा है और अब जो सुनवाई होनी है इस पूरे विवाद पर वो 20 दिसंबर को होनी है। तो सबकी नजरें अब 20 दिसंबर पर को होगी जब सुनवाई में पता लगेगा। और ध्वज आर्या इस वक्त हमारे साथ अजमेर शरीफ दरगाह से लाइव इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ कुछ लोग भी हम देख सकते हैं। ध्वज, ये मामला कोर्ट में है, अब सारी दलीलें कोर्ट में रखी जाएंगी। कोर्ट ने एक्सेप्ट की याचिका और उसके बाद नोटिस भी भेज दिया, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से एक किताब का हवाला दिया गया। वहां पर जो आसपास लोग हैं, क्योंकि विवाद अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सियासी करवटें भी हो गई, यानी बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया आ रही है, वहां लोग क्या कह रहे हैं? देखिए निधि, निश्चित तौर पर इस बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद में अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत की थी और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कौमी एकता की मिसाल है दरगाह, और इस तरीके का जो वाद है न्यायालय में पेश किया गया है ये बिल्कुल गलत है और जल्द ही इसकी ज़मीनी हकीकत है वो सामने आ जाएगी। कुछ हमारे पास शॉपकीपर हैं, कई सालों से आप यहाँ पर हैं। एक जो नई कंट्रोवर्सी पैदा की गई और ये बताया गया है कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, हम तो हिंदू धर्म में तो हाँ भी बोल सकते हैं और मोमडन के थ्रू हमारा बिजनेस चल रहा है तो उसमें ना भी कह सकते हैं, तो हम तो न्यूट्रल है। नहीं तो कोई सबूत भी तो होंगे हाँ बोलने के आपके पास? वो तो कोर्ट में ही पेश होंगे और तो क्या आएगा वो तो, मतलब वहाँ पे कोर्ट में जो सबूत पेश होगा उसके उस पे चलते हैं हम तो। मतलब कोर्ट में सबूत पेश होंगे, उसके आधार पर जो है इनका डिसीजन भी होगा। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? नागपुर से आए हैं। तो यहाँ रेगुलर आते हैं आप? आओ। तो ये एक जो बड़ा विवाद चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि ये जो दरगाह है इसके नीचे शिव मंदिर है, आप कितना सही मानते हैं आप? नहीं ना, मस्जिद दरगाह ही है, ये दरगाह ही है मानती। आप कहाँ से आए हैं? सूरत से। तो ये जो दरगाह के नीचे शिव मंदिर बताया जा रहा है, कितना सही मानते हैं आप इसे? सर, दरगाह के मंदिर नीचे मंदिर कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या?
हो सकता है। नहीं, उन्होंने दावा किया है इसका। दावा तो कोई कुछ भी बोलेगा तो क्या मान लोगे? क्या भाई इसने बोला है तो आपको क्या लगता है 20 तारीख को जो तारीख पड़ी है उस पर क्या कुछ होगा? तो क्या होगा, सरकार को समझना चाहिए। हम बिल्कुल। आप कहाँ से हैं, आप बताइए। हम महाराष्ट्र अकोला से है, अजमेर आए। ये रेगुलर आते हैं आप यहाँ पर? हाँ, रेगुलर आते हैं। आपकी आस्था है यहाँ पर। अच्छा। और एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हुई, उसमें ये बताया जा रहा है कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर है। जो ये मामला न्यायालय में गया है, 20 तारीख को उसको जो है सुनवाई होगी। क्या लगता है आपको? ऐसा तो ये तो ख्वाजा नवाज की दरगाह है, ऐसी तो हर जगह हो रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर आजकल। हम तो अजमेर आ रहे हैं, हमारे बाप दादा कब से आ रहे हैं, आज तक कभी सुने नहीं हमने, ये मोदी के राज में सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल। आप बताइए क्या कहना है आपका? सरफराज खान नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? अकोला से। क्या कहना है आपके इस पूरे मामले के लिए? नहीं, दरगाह तो ये कई सालों से ही दरगाह है अपनी, ये गलत बोल रहे लोग जो बोल रहे तो गलत बोल रहे हैं। लेकिन कौमी एकता की मिसाल मानी जाती है दरगाह, और इस पर इस तरीके का जो दावा किया जा रहा है, कितना सही मानते हैं आप इस दावा? नहीं, गलत बात है, मानती नहीं हम लोग, मानती ही ना। बिल्कुल। आप निधि, आप यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत हम कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं सालों से आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी से हम यहाँ पर आ रहे हैं, 800 साल का इतिहास है। और जिसने भी ये दावा किया है ये दावा कुछ ही दिनों के अंदर जो है सामने आ जाएगा। दावे की क्या हकीकत है, यहाँ कुछ लोग और हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कहते हैं। बस नजर बना के रखिए, लोगों से बातचीत करते रहिए, तो वहाँ पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बहुत दुखद है और ये बात सनातनियों को समझनी चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। सनातन जगत वो है जो सबको जियो और जीने दे की राह पर चला है। इस्कॉन एक प्रेम फैलाने वाला संगठन है, पर कट्टरपंथी होने का आरोप लगाना एक बड़ा और सफेद झूठ है। समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। जो अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों पर वो सबके सामने है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के इस्कॉन कम्युनिटी के चिन्मय प्रभु से ये सरकार इतनी डर गई है कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद अब पूरे इस्कॉन को बैन करने की तैयारी की जा रही। सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से गृह मंत्रालय को भेजे नोटिस में इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन भी बता दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आवाज उठने लगी। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलिबम ने भी बांग्लादेश सरकार से उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है कि एक्शन होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी से भी भारत के 68 रिटायर्ड जजेस, IAS, IPS अफसरों ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो बड़ी बात, बड़ी खबर इस मामले में यह है कि बांग्लादेश के हालात पर इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हिंदुओं पर हमले को लेकर उनकी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुलाकात हुई, तो बातचीत क्या हुई है ये बताने के लिए आनंद प्रकाश पांडे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, मुलाकात हुई, बातचीत क्या हुई, कैसे इस पूरे मामले को उठाया जाएगा? ये देखिए, अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन के प्रधानमंत्री कार्यालय में मुलाकात चल रही है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले हो रहे हैं और चिन्मय प्रभु की जो गिरफ्तारी की गई है उसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ करेंगे और साथ ही साथ आगे भारत सरकार का क्या रुख रहेगा उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। जिस तरह से भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हमले पर और साथ ही साथ चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर गहरी नाराजगी जताते हुए बांग्लादेश सरकार को कहा था कि वो हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, उसी कड़ी में माना जा रहा है कि आज के इस बैठक में तमाम जो मसले हैं उससे ब्रीफ कर रहे हैं एस जयशंकर। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी जो हालात बने हुए उसको लेकर भी भारत जो है लगातार नजर रखे हुए है, तो ऐसे में उसको लेकर भी एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि आज की इस मुलाकात के बाद भारत सरकार जो है उसके आगे क्या रणनीति रहेगी उसको भी एक रूपरेखा तय की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश का जो मुद्दा है लगातार वहाँ पे
हालात जो है खराब हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। भारत उस पर लगातार अपनी नजर रखे हुए, और ऐसे में क्या भारत सरकार को इस पे कोई कदम उठाना चाहिए, क्या इस पे कोई बयान देना चाहिए, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा चल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद प्रकाश पांडे हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि विदेश मंत्री की मुलाकात अभी चल रही है और वो पूरा जो बांग्लादेश का ये मुद्दा है उसे ब्रीफ किया जा रहा है विदेश मंत्री की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को। दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है, प्रशांत विहार में धमाका हुआ है। मिठाई की दुकान में धमाके की खबर मिल रही है। दिल्ली के प्रशांत विहार से संदिग्ध धमाके के बाद पुलिस मौके पर इस वक्त पहुंची हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर इस वक्त पहुंच चुकी है। और जितेंद्र शर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 11:48 की एक कॉल है जो कि पुलिस को मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची, बंसी स्वीट्स है प्रशांत विहार में, उसके पास ही धमाका हुआ है। धमाके की आवाज सभी ने सुनी, लेकिन धमाका किस चीज में हुआ, किस वजह से हुआ, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, जिसको लेकर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। हालांकि किसी के घायल होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जी जितेंद्र, पुलिस क्या कह रही है इस मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस का कहना है कि जैसे ही 11:48 पर धमाके की कॉल मिली, लोगों ने धमाके की आवाज सुनी, उसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और इसी बात की तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार धमाका कहां पर हुआ, किस चीज के अंदर हुआ। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन धमाके की वजह को फिलहाल तलाशने की कोशिश वहां पर पुलिस बल के द्वारा की जा रही है। साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी एहतियातन मौके पर पहुंच चुकी है। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो जितेंद्र बता रहे हैं कि किस तरह का ये धमाका था। फिलहाल इस बात की जांच चल रही है। जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रशांत विहार इलाके में एक मिठाई की दुकान में धमाके की खबर है और ये जानकारी नहीं मिल पाई कि किस तरह का धमाका था, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। जी हाँ, तो न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट के जर्मनी एडिशन के केंद्र में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टटगार्ट में सजे TV9 ग्रुप के इस मंच से प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया, जिसमें न केवल इंडो जर्मन संबंधों में योगदान के लिए TV9 नेटवर्क की तारीफ की गई, बल्कि भारत के विकासशील से विकसित देश बनने का रोड मैप भी बताया गया। इंडो जर्मन पार्टनरशिप में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है। भारत के TV9 ने फ्राउ एफ बे, स्टुटगार्ट और बाडेन व्यूर्टेम्बर्ग के साथ जर्मनी में इस समिट आयोजित की है। मुझे खुशी है कि भारत का एक मीडिया समूह आज के इंफॉर्मेशन युग में जर्मनी और जर्मन लोगों के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। इससे भारत के लोगों को भी जर्मनी और जर्मनी के लोगों को समझने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि न्यूज़ 9 इंग्लिश न्यूज़ चैनल भी लॉन्च किया जा रहा है। भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भले ही 25 वर्ष हुए हो, लेकिन हमारा आत्मीय रिश्ता शताब्दियों पुराना है। यूरोप की पहली संस्कृत ग्रामर, ये बुक्स को बनाने वाले शख्स एक जर्मन थे। 2 जर्मन मर्चेंट्स के कारण जर्मनी यूरोप का पहला ऐसा देश बना जहां तमिल और तेलुगु में किताबें छपी। आज जर्मनी में करीब 3 लाख भारतीय लोग रहते हैं। भारत के 50,000 छात्र जर्मन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और ये यहां पढ़ने वाले फॉरेन स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा समूह भी है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। दुनिया का हर देश विकास के लिए भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। जर्मनी का फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है।
इस डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कैसे आज पूरी दुनिया भारत की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज कर रही है। दुनिया की सोच में आए इस परिवर्तन के पीछे भारत में पिछले 10 साल से चल रहे रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र की बड़ी भूमिका रही है। और इसी के साथ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, ग्लोबल समिट के साथ न्यूज़ 9 ने एक बार फिर सैटेलाइट टीवी चैनल के रूप में वापसी की है। टीवी 9 नेटवर्क के इंग्लिश चैनल न्यूज़ 9 से जुड़ने के लिए अपने DTH और केबल ऑपरेटर से संपर्क जरूर करें।